गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, वेलकम टू द मिराया एटेक। और आज हम पावर शेयरिंग की जो सेकंड पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। पावर शेयरिंग का जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेकंड पार्ट है। जहाँ पे हमने कल छोड़ा था, हमने जो प्रीवियस हमारा वीडियो था या जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पे हमने छोड़ा था कि हमने क्या लास्ट में पढ़ा था कि अगर दोनों कंट्रीज में, जैसे हमने श्रीलंका और बेल्जियम की बात की थी, और श्रीलंका और बेल्जियम में जो मेजोरिटी पीपल्स हैं अगर वो अपनी विल इम्पोज करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। और मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम में मैंने क्या बताया कि अगर बेल्जियम में डच पीपल जो है वो अपनी विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे, क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो सकता है, टेंशन राइज हो जाएगा बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच पीपल। उसके बाद श्रीलंका में हमने क्या देखा था कि मेजोरिटी में कौन है बेटा, सिन्हाला पीपल्स। तो हम अगर देखेंगे कि अगर सिन्हाला पीपल्स जो मेजोरिटी में थे श्रीलंका में, अगर वो अपनी बिल को इम्पोज करेंगे, श्रीलंका में किस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा, क्या प्रॉब्लम से राइट होंगे, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पावर शेयरिंग का, जो हमारा सेकंड टॉपिक है पावर शेयरिंग का, वो है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अब इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले यहाँ एक वर्ड आया है जिसका नाम है मेजोरिटेरिज्म। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, क्या मतलब होता है मेजोरिटेरिज्म को, इसको हम लोग समझते हैं पहले। मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए, आपके बुक में डेफिनेशन दिया है मेजोरिटेरिज्म का। मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा बिलीव that majority community should able to rule a country in whichever way it wants, but disregarding the wishes and needs of the minority। मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि ऐसा बिलीफ, एक ऐसा आइडिया जिसमें जो मेजोरिटी पीपल हैं वो रूल करेंगे कंट्री में जैसे चाहे वैसे, बाय डिसरिगार्डिंग। बाय डिसरिगार्डिंग मतलब कह सकते हैं कि जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं उनकी जो राइट्स हैं, उनके राइट्स को बिल्कुल अनदेखा करके और अपने अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे ये लोग, जो है वो रूल करेंगे कंट्री के अंदर। इसी को कहते हैं मेजोरिटेरिज्म। तो मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है कि व्हेन मेजोरिटी रूल्स ओवर माइनॉरिटी बाय डिसरिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, दिस टाइप ऑफ रूल इज कॉल्ड मेजोरिटेरिज्म। तो श्रीलंका में जो है आपको मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होते हुए दिखती है। कैसे, इसको हम समझते हैं। देखिए, जैसे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे कंट्रीज को उन्होंने कोलोनाइज किया था, उसी तरीके से ब्रिटिश ने जो है वो श्रीलंका को भी कोलोनाइज किया था। और श्रीलंका वाज अंडर द कंट्रोल, बट श्रीलंका जो है वो 1948 में इंडिपेंडेंट होती है। और 1948 में इंडिपेंडेंट होने के बाद वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। जब 1948 के बाद वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस टोटली डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं। वहां पे जितने भी जो सिन्हालाज हैं, ठीक है ना, जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, या फिर बोल सकते हो क्रिश्चियंस हैं, सभी लोग वोट करते हैं और वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन समस्या ये है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है श्रीलंका में, वहां पे क्या प्रॉब्लम होता है कि देखो, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन है, सिन्हालाज है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में जो मेजोरिटी लोग हैं वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिंहला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसी वजह से जो पावर है वो पावर किसके पास आ जाती है, मेजोरिटी पीपल्स मतलब सिंहला पीपल्स के पास आ जाती है। और आफ्टर दैट ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करते हैं और श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है उसको स्टैब्लिश कर देते हैं। चलिए, इसको हम समझते हैं धीरे धीरे, लाइन बाय लाइन। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। क्या होता है, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंस होने के बाद जो सिंहला कम्युनिटी है वो अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लेती है गवर्नमेंट में। किस वजह से, क्योंकि कंट्री में उनकी मेजोरिटी थी, इस वजह से। इसके इसके वजह से होता क्या है, एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish the Sinhala supremacy। और इस वजह से ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मेजोरिटी में अपनी जो है विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से जो सिन्हाला सुप्रीमेसी है उसको स्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। कैसे कैसे स्टेप्स लेते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं,
जिसकी वजह से सिन्हाला सुप्रीमेसी जो है वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होती है श्रीलंका में। और जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक की जगह पे बोल सकते हैं एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है या फिर मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश होना स्टार्ट होता है श्रीलंका में। ठीक है ना। तो हम समझते हैं एक एक करके कि इन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो है श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है। देखिए, इन्होंने 1956 में क्या किया, एक्ट पास। 1956 में जो गवर्नमेंट थी वहां की, उन्होंने एक्ट पास किया। क्या एक्ट पास किया? इस सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए, इन्होंने पहला जो रूल बनाया वहां पे 1956 में जो उन्होंने एक्ट पास किया, उस एक्ट में पहला प्रोविजन ये था कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है, जो सिन्हाला लैंग्वेज है, वो सिन्हाला लैंग्वेज क्या होगी, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह लेती है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज में होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे तो बोलने वाले अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं। यहाँ पे सिन्हाला भी बोलते हैं लोग और तमिल भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बना दिया गया? सिन्हाला को बना दिया गया। इससे क्या होगा कि अब जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे? सिन्हाला लैंग्वेज में होंगे। अरे मेरी बात समझिए, इससे क्या होगा? दे इट मीन्स दे आर डिसरिगार्डिंग द तमिलियंस। इट मीन्स ये लोग क्या कर रहे हैं, जो तमिल लैंग्वेज है उसको ये लोग टोटली इग्नोर कर रहे हैं। दे आर इग्नोरिंग द तमिल लैंग्वेज। The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government job. दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। किस तरीके की प्रेफरेंशियल पॉलिसीज इन्होंने कि ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, या फिर अगर यूनिवर्सिटी है, अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, तो पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना? इससे क्या होगा, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उनको टोटली ये लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग प्रेफरेंस टू द तमिल पीपल्स। बात समझ में आ रही है ना? इसके अलावा इन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या बोल दिया कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और फोस्टर करेगी बुद्धिज्म। उन्होंने क्या बताया कि अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहेगी कि गवर्नमेंट जो है वो बुद्धिज्म को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और बुद्धिज्म को फॉस्टर करेगी। फॉस्टर करने का मतलब क्या है कि इस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाएगी जहां पे जो है बुद्धिज्म और उसके जो आइडियोलॉजीज है उसको स्प्रेड किया जाए। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट कर देती है श्रीलंकन गवर्नमेंट आफ्टर द गेटिंग इंडिपेंडेंस, और बोल सकते हैं कि जब वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद। मेरी बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि तीन मेजर्स लिए गए बाय द मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो श्रीलंका में स्टेब्लिश हुई थी। पहला इन्होंने क्या मेजर लिया? पहला इन्होंने क्या किया कि सिन्हाला लैंग्वेज को बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा इन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंशियल पॉलिसी इन्होंने अपनाया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और फिर तीसरा इन्होंने चेंजेस क्या किया कि बुद्धिज्म को जो है वो इन्होंने इन्होंने इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी बन गई कि ये बुद्धिज्म को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और फोस्टर करेंगे। इट मीन्स दे आर प्रोटेक्टिंग द रिलीजन दैट इज बुद्धिज्म। उसके अलावा ये किसी भी और रिलीजन को उतना ज्यादा बोल सकते हो कि उस तरीके से ये लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगी, जो हिंदूज हैं या फिर जो क्रिश्चियंस हैं या फिर जो मुस्लिम्स हैं, दे फील एलिनिएटेड, क्योंकि इनको जो है टोटली इग्नोर किया जा रहा है इन द श्रीलंका। अब और यहाँ पे क्या होंगे, इस वजह से क्या होता है कि ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमंग द श्रीलंकन कम्युनिटी। इससे क्या होगा कि तमिलियंस अपने आप को जो है क्या अलग थलग फील करेंगे। इनको लगेगा कि ये गवर्नमेंट इनकी है ही नहीं, क्योंकि इनको कुछ भी, श्रीलंका में कुछ भी नहीं मिल रहा है। सारे जो जो भी चीजें गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट्स हैं या फिर गवर्नमेंट का जो भी प्रोटेक्शन है, वो सब कुछ उन लोगों को मिल रहा है जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं या फिर जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं। सिर्फ उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है। इस वजह से दे फील नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर सेंसिटिव देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। इससे क्या होगा कि देखो, वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी थी या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे। मोस्टली वहां पे उन पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे मोस्टली कौन थे?
सिन्हाला स्पीकर्स। अब इस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स थी जो तमिलियंस रेस कर रहे थे, उनको ये लोग जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी से हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर दे रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को टोटली इग्नोर कर दे रहे थे। इसी वजह से तमिलियंस को ये फील हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है तमिल लैंग्वेज को लेकर के या फिर तमिल कल्चर को लेकर के। इस वजह से they felt that the constitution and the government policies denied the equal political rights। उनको क्या फील होना स्टार्ट हो गया कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहे। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कहने का मतलब क्या है? पॉलिटिकल राइट्स कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है गवर्नमेंट में वोट करने का अधिकार, मतलब आपको पॉलिटिकल राइट्स कहने का मतलब आपको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी, या फिर मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का पार्ट बन सके, ये सारी चीजें जो होती हैं पॉलिटिकल राइट्स होती हैं। तो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया गया। किसको? तमिलियंस को। तो तमिलियंस को ये फील होना स्टार्ट हो गया कि जो गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो स्टैब्लिश हुई है श्रीलंका में, ये टोटली इग्नोर कर रही हैं इनकी जो भी डिमांड्स हैं, और जो भी इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए श्रीलंका में, वो पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है ना? इनके साथ टोटली डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। किस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? दे फील डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। क्या किया जाने लगा? इनके टोटल जो भी इनके इंटरेस्ट थे, इनको टोटल इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। इनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था गेटिंग जॉब्स में, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज आती थी श्रीलंका में, उनको वहां पे डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता था। इस वजह से क्या होता है कि जो तमिलियंस हैं, वो तमिलियंस जो है, उन तमिलियंस जो है अपने आप को एलिनेटेड फील करते हैं फ्रॉम द सिन्हाला। और इस वजह से क्या होगा कि जब ये सारी जो तमिलियंस को टोटली इग्नोर किया जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसका क्या रिजल्ट निकल के आता है? इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज जो है, वो क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स स्ट्रेंड ओवर टाइम। अब इस वजह से क्या होगा, जब श्रीलंकन तमिलियंस की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनकी डिमांड को नहीं सुनेगी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो उनकी बात को नहीं सुनेंगे, इस वजह से क्या होगा कि श्रीलंकन तमिलियंस क्या करेंगे, खुद की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लॉन्च करेंगे और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देंगे फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके अलावा दे आर डिमांडिंग फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। इसके अलावा देखो, जो मैंने क्या बताया कि तमिलियंस जिस रीजन में रहते हैं वो प्रोविंस अलग है, ठीक है ना, और सिन्हालास जो रहते हैं वो प्रोविंस अलग है। तो इन्होंने क्या किया कि जो तमिलियंस की जो प्रोविंस थी ना, वहां पे इन्होंने क्या बोला कि हमें और ज्यादा पावर दिया जाए, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, जो तमिल पीपल्स है उनकी हम डेवलपमेंट कर सके और उनको लेकर के वर्क किया जा सके। ठीक है ना? तो इन्होंने इस टाइप के डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, इन्होंने क्या बोला कि हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए जॉब्स के अंदर, हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के अंदर, इन सारी चीजों के अंदर हमें इक्वलिटी मिलना चाहिए। बस समझ में आ रही है ना? बट जो भी इनकी डिमांड थी, ये टोटली इग्नोर किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। बस समझ में आ रही है? बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस populated by the Tamils were repeatedly denied। बार बार इनकी जो है डिमांड्स को टोटली इग्नोर किया जा रहा था, डिनाई किया जा रहा था। जिस वजह से क्या होता है कि ये सिचुएशंस आफ्टर 1980s बहुत ज्यादा जो है ये वर्स होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? आफ्टर 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल एलम और तमिल स्टेट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जब तमिलियंस की बार बार उनकी जो डिमांड थी उसको जब इग्नोर किया जाने लगा, इस वजह से तमिल पीपल्स ने क्या किया, इन्होंने अब डिमांड करना स्टार्ट किया कि हमें एक अलग एक तमिल स्टेट चाहिए, हम एक अपना एक अलग जो है अलग स्टेट ही बनाना चाहते हैं, एक अलग, हम श्रीलंका के जो रीजन है इससे एकदम अलग हो जाना चाहते हैं। ठीक है ना? ये अलग स्टेट की डिमांड जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी। एक अलग कंट्री की जो है डिमांड को अलग कंट्री के लिए डिमांड करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम उस रीजन, जो रीजन जिसमें तमिल पीपल ज्यादा है, उस रीजन को हम रेस्ट ऑफ द रीजन से अलग करना चाहते हैं, हम अपना एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। समझ में आ रही है ना? तो ये डिमांड जो है स्टार्ट होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि अब देखो, बार बार जो है तमिलियंस अपने लिए जो है वो राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, जॉब्स की डिमांड कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं, और बार बार उनकी डिमांड को इग्नोर किया जा रहा है। इस वजह से क्या होगा कि जो तमिलियन पीपल्स हैं और जो सिन्हालास पीपल हैं, इनके बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा होगा।
जो है इनके बीच में जो ट्रस्ट है धीरे धीरे खत्म होगा, और यही ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करेगा सिविल वॉर इन द श्रीलंका। क्या होगा? द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। और इस वजह से क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। अब देखो, जब भी वॉर होगा तो लोग तो मरेंगे, चाहे वो मेजोरिटी के लोग हों या फिर माइनॉरिटी के लोग हों। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल्ड हो जा मतलब उनको मार दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि अब देखो, और इसके अलावा और क्या होगा? एक तो लोगों की डेथ हो रही है सिविल वॉर की वजह से, दूसरा जो श्रीलंका साथ में मिल करके अगर वो यूनाइट होकर रहता तो शायद वो इकोनॉमिकली डेवलप कर पाता। लेकिन बिकॉज ऑफ द वॉर क्या हो रहा है? एक तो पीपल किल हो रहे हैं, और दूसरा वहां की जो इकोनॉमी है वो भी क्या कर रही है? डिग्रेड कर रही है। इकोनॉमी की भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। बात समझ में आ रहा है? Many families were forced to leave the countries, refugees and many more lost their livelihoods. The civil war caused a terrible setback to the social culture and economical life. अब क्या हुआ? इस वॉर की वजह से क्या होगा? बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग कंट्रीज को छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ लोग रिफ्यूजी की तरह रहेंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, पूरे कंट्री की हालत जो है, सोशल कल्चर और इकोनॉमिकल लाइफ जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेटबैक लगता है इन द श्रीलंकन पीपल। मतलब सिविल वॉर की वजह से क्या होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम राइज होते हैं श्रीलंका में। पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि पीपल्स बहुत ज्यादा डेथ करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि पीपल्स को रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ता है। तीसरा भी पर्सन क्या है कि मान लो कोई फैमिली है जो एक जगह रहती थी, उनके जो लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर फार्म, वो सब कुछ छोड़ करके, जो भी उनकी लाइवलीहुड है उनको छोड़ करके, और उनको एज ए रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है, जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ थी श्रीलंकन पीपल्स की, वहां पे क्या उनका जो पेस होगा ग्रो करने का, वो एकदम क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। मेरी बात समझ में? तो ये सिचुएशन जो है स्टार्ट होते हैं श्रीलंका में आफ्टर द 1980s और एंड होते हैं 2009। तो देखो, श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुआ? श्रीलंका में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते थे, लेकिन हुआ ये कि एक कम्युनिटी अपनी मेजोरिटी की वजह से अपनी जो है विल को इम्पोज करना स्टार्ट की द माइनॉरिटी, और जिस वजह से क्या देखने को मिलता है? कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बोल सकते हो सिविल वॉर देखने को मिलता है। और जिस वजह से श्रीलंका जो ग्रो कर सकता था एक साथ यूनाइट होकर के, वहां पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो या फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो या फिर कल्चरल प्रॉब्लम हो। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती है इंटर श्रीलंका बिकॉज द पावर वाज नॉट डिवाइडेड। बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होता है? क्योंकि पावर जो है वो डिवीजन सही तरीके से नहीं होता है पावर। अगर शायद पावर डिवाइडेड होता सही तरीके से मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में, और माइनॉरिटी के पास भी राइट होते, तो शायद इस तरीके का प्रॉब्लम श्रीलंका में नहीं होता। लेकिन पावर का डिवीजन सही तरीके से नहीं हुआ, और पावर जो है सिर्फ मेजोरिटी के पास रह गया। इस वजह से श्रीलंका में वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर जो है सिविल वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट जो है वो बन जाते हैं, और बाद में सिविल वॉर भी होता है। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका को एक बहुत ज्यादा सेटबैक जो है वो लगता है। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेल्जियम। अब देखो, बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी, और बेल्जियम में किस तरीके से एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कहने का मतलब, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह पे किस तरीके से रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, कहीं पे रहना। तो बेल्जियम के जो लोग थे, जो बेल्जियम में जो डाइवर्सिटी थी, वहां के पीपल्स ने किस तरीके से एकोमोडेट किया। वहां पे भी देखो आपको डाइवर्सिटी देखने को पीपल है, फ्रेंच पीपल है, जर्मन पीपल है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको वहां पे डाइवर्सिटी देखने को, सॉरी, वहां पे यूनिटी देखने को मिलती है। और लोग जो है इकट्ठा एक साथ आकर के और रहना स्टार्ट करते हैं द बेल्जियम। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए, किस तरीके से वहां की डाइवर्सिटी को यूनाइट करने की कोशिश की श्रीलंका में, इसको हम समझते हैं। ठीक है, सॉरी श्रीलंका बोल रहा हूँ, बेल्जियम। ठीक है, अब देखो, बेल्जियम के जो लीडर्स थे ना, उन्होंने एकदम टोटल ही डिफरेंट पाथ चुना जो पाथ की श्रीलंकन पीपल्स ने चूज किया था। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बेल्जियम के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, हमारे कंट्री में क्या है? रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी है। और ये चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो कि श्रीलंका के लोग नहीं कर पाए। श्रीलंका के लोगों ने, अब जो लोग मेजोरिटी में थे, उन्होंने मेजोरिटी के बेसिस पे जो है रूल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम चलाई गई। लेकिन बेल्जियम के लोगों ने और बेल्जियम के जो लीडर्स थे, उन्होंने टोटली डिफरेंट बात की।
उन्होंने जो वहाँ के रीजनल डिफरेंस थी, वहाँ की जो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और इस वजह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए। और उन चेंजेस की वजह से वहाँ जो डाइवर्सिटी थी, उन डाइवर्सिटी को उन्होंने एकोमोडेट करने की कोशिश की। अरे मेरी बात समझ में देखो, 1970 से लेकर के 1993 तक श्रीलंका के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वो 4 बार अमेंड किया गया। और इसलिए अमेंड किया गया ताकि वहां पे जो रहने वाले जितने भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, वो सभी लोग एक कंट्री के अंदर यूनाइट होके और इक्वलिटी के साथ रह सके। बात समझ में आ रही है ना? एक साथ वो लोग रह सके। यहाँ पे देखो, दे वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। बात समझ में आ रही है ना? द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स किए गए ना, वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर कंट्री से। कैसे? क्योंकि इन्होंने कुछ इनोवेटिव आइडियाज को इंक्लूड किया, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें जो आपको बाकी कंट्रीज में देखने को नहीं मिलता। देखिए इन्होंने क्या क्या चीजें की। देखो, पहला इन्होंने चेंज क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया। और पहला चेंज इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इसको हम बहुत ध्यान से समझते हैं। ये पहला चेंजेस क्या था, पहला चेंज क्या था, इसको ध्यान से समझो। पहला चेंज ये है कि क्या होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन होगा तो इसमें जो डच मिनिस्टर होंगे और जो फ्रेंच मिनिस्टर होंगे, इन दोनों का नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मान लो कि अगर 100 मिनिस्टर हैं तो 50 मिनिस्टर डच वाले होंगे और 50 कौन से वाले होंगे, फ्रेंच वाले। अरे मेरी बात समझ में? इसका मतलब कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोथ द कम्युनिटी विल बी द सेम। क्लियर? Some special laws require some special laws required to support of majority of member from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions. इसके अलावा अगर कोई भी बिल पास करना है, ठीक है ना, या कोई भी डिसीजंस लेना है, तो क्या होना चाहिए कि इन दोनों कम्युनिटी में जो मेजोरिटी पीपल हैं, जो मेजोरिटी लीडर्स हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए। कोई भी एक जो है कम्युनिटी या फिर कोई एक लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है वो डिसीजंस नहीं ले सकती, या कोई भी एक कम्युनिटी यूनिलेटरल डिसीजंस नहीं ले सकती। यहाँ पे दोनों कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनमें जो मेजोरिटी लीडर्स हैं, उनका सपोर्ट होना चाहिए, तभी कोई चेंजेस हो पाएंगे। पहला लॉ ये जो है, पहला चेंजेस उन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया, जो है उन्होंने बहुत सारे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, उन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। क्या किया उन्होंने कि मेनी पावर्स of the central government have been given to the state government of the two regions of the country. The state government not subordinate to the central government. यहाँ पे क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन दोनों के पावर इन्होंने डिवाइड कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क करने के लिए पावर इनको दिए गए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर अपने डिसीजंस को जो है वो थोप ना सके, या फिर बोल सकते हो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग स्टेट को डिसीजन लेने पे मजबूर ना कर सके। स्टेट के पास इतनी पावर रहेगी, स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से जो है अपने जो एरियाज हैं उसके लिए, या फिर अपने जो लोग हैं उसके लिए क्या कर सके, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके। The state shall not be the subordinate. It means state will not rule according to the central government. State will take decisions on behalf of their people. ठीक है ना? बात समझ में आई? तो इस तरीके से जो है चेंजेस किए गए। लेकिन देखो श्रीलंका में ये सारी चीजें की गई थी क्या? नहीं। तमिलियंस ने क्या किया, अपने प्रोविंस के लिए जो है जब उन्होंने पावर मांगा कि हमें और पावर दिया जाए जिसके थ्रू हम अपने लोगों को रूल कर सकें, तो वहां की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने टोटली इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। बोला कि नहीं, ये जो है आपकी डिमांड को हम नहीं मानते। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए तीसरा चीज उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, और ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में फ्रेंच पीपल थे और माइनॉरिटी में डच पीपल थे। लेकिन देखो यहाँ पे ब्रुसेल्स के भी अपनी एक गवर्नमेंट होगी, ब्रुसेल्स के भी अपनी एक गवर्नमेंट होगी। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स भी क्या है, एक स्टेट है, और एक और बोल सकते हो एक कैपिटल है वहां की, तो उसकी भी अपनी एक गवर्नमेंट होगी। तो वहां पे जो गवर्नमेंट होगी ना, वहां पे भी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उस गवर्नमेंट में, वो डच और फ्रेंच पीपल्स के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। और फ्रेंच पीपल्स ने इसको क्यों एक्सेप्ट किया?
क्योंकि इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि डच पीपल जो कंट्री में मेजोरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। इस वजह से फ्रेंच पीपल जो मेजोरिटी में हैं कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम मेजोरिटी में होने के बावजूद भी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो जो ब्रुसेल्स में जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वहां पे उनका नंबर क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। देखो, अब आपको ये समझ यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप प्रोसेस में किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। देखो, जैसे अगर हम एग्जांपल देके समझे, जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया की एक गवर्नमेंट है, हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। इंडिया की एक गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। आ रही मेरी बात समझ में? और इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली की अपनी एक अलग से गवर्नमेंट है। उसी तरीके से बेल्जियम, बेल्जियम में कंट्री जिसकी अपनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और बेल्जियम की जो कैपिटल है उस कैपिटल की अपनी अलग से गवर्नमेंट होगी, जिसको ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट बोला गया। और ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में भी जो नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। द फ्रेंच speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in the इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आई ना? तो फ्रेंच पीपल ने इस चीज को क्यों एक्सेप्ट किया कि वो मेजोरिटी में होने के बावजूद भी क्या करेंगे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे जो डच मिनिस्टर्स होंगे और जो फ्रेंच मिनिस्टर्स होंगे उनका नंबर इक्वल होगा। क्यों किया? क्योंकि डच पीपल जो मेजोरिटी में थे और मेजोरिटी में होने के बावजूद भी इन द कंट्री उन्होंने इक्वल नंबर ऑफ लीडर्स के रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया था। इस वजह से फ्रेंच पीपल ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो ये तीन चेंजेस जो है उन्होंने किए थे। चौथा चेंज इन्होंने क्या किया, द फोर्थ चेंज वाज, इन्होंने क्या किया, एक नए अलग टाइप की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है ना, क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अरे मेरी बात समझ में? और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन इसलिए किया गया ताकि जो है वहाँ के जो अलग अलग, आपको जो है अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, वो लोग जो अलग अलग लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर के लिए या फिर बोल सकते हैं, तो अपने लिए अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कल्चर से रिलेटेड जो है वो डिसीजंस ले सकते। इस वजह से उन्होंने जो है एक अलग जो है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। बस समझ में आना? कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो है डिसीजंस लेगी, जिसमें जिसमें जो है बाकी कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि हर देखो, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं थोड़ा इसके ऊपर और ज्यादा लाइट लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हुआ, apart from the central government and state government, there is a third kind of government, this is community government। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट होगी जो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, एंड इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज एक्टिविटीज। क्या होगा, ये देखो, बेल्जियम में तीन अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। पहला फ्रेंच पीपल, दूसरा डच पीपल, और तीसरा जर्मन पीपल। और ये तीनों लोग अपने अपने लिए क्या करेंगे, लीडर्स को चूज करेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर। और जो लीडर, जैसे मान लो कि फ्रेंच पीपल के फ्रेंच स्पीकिंग लीडर्स हैं, तो फ्रेंच जो है जो लैंग्वेज है उससे रिलेटेड जो है डिसीजंस लेंगे। जो डच स्पीकिंग लीडर्स हैं वो डच से रिलेटेड जो है डच लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। और जो जर्मन लीडर्स हैं वो जर्मन जो है लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। इससे क्या होगा कि जो फ्रेंच, डच और जर्मन जो लैंग्वेजेस है, जब इनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एराइज नहीं होगा, क्योंकि वो डिसीजन उन्हीं की कम्युनिटी के लोगों द्वारा लिया जाएगा, ना कि अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा। इस वजह से क्या होगा कि डिस्ट्रस्ट नहीं एराइज होगा, और सभी लोग अपने अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजंस लेंगे, और ये डिसीजन उस कम्युनिटी को क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। इसीलिए इस तरीके की गवर्नमेंट को उन्होंने जो है एक अलग टाइप के गवर्नमेंट का उन्होंने फॉर्मेशन किया, जिसका नाम हुआ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखो, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, उसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट। हाँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन क्या करता है, बेल्जियम को यूनाइट करता है। और इसीलिए बेल्जियम एक बहुत ज्यादा एक पीसफुल कंट्री है।
आ रही मेरी बात समझ में ना। और इसी वजह से बाद में आप जो है यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है वो जो है आपको बेल्जियम के अंदर देखने को मिलता है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स के अंदर। किस लिए बनाया गया है यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, स्टेबिलिटी है, वहां पे लोगों के अंदर यूनिटी है, आपको वहां पे प्रॉब्लम राइज होते हुए नहीं दिखेंगे। इस वजह से जो है जो यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है उसको ब्रुसेल्स में जो है बनाया गया। आने मेरी बात समझ में देखो, you might find Belgium model is very complicated. It is needed, is very, it indeed is very complicated, even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. They help to avoid significant fees. तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन सॉरी इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी क्या है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को यूनाइट कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुए जैसे कि श्रीलंका में। अरे मेरी बात समझ में ना? तो ये जो है कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद भी इसने लोगों को क्या किया, यूनाइट किया और बेल्जियम को एक पीसफुल कंट्री बना दिया। अरे मेरी बात समझ में ना? क्यों? क्योंकि जो डिवीजन था, लिंग्विस्टिक जो डिवीजन था, उस लिंग्विस्टिक डिवीजन को एकोमोडेट करने में ये कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट ऐसे बहुत ज्यादा क्या किया। अरे मेरी बात समझ में ना? एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस विथ मेनी कंट्रीज यूरोपियन कम यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स हैज चोजन इट्स हेडक्वार्टर। देखो यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है कि यूरोप में बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके एक ग्रुप बनाए जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रुसेल्स के बेल्जियम में, सॉरी बेल्जियम की ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने अप्रोक्सीमेटली दो टॉपिक को समझा। पहला हमने ये समझा कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम हुआ और किस टाइप की गवर्नमेंट जो है वहां पे फॉर्म होती है, इसको हम मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो है बेल्जियम के अंदर जो डाइवर्सिटी थी उस डाइवर्सिटी को बेल्जियम के पीपल्स ने या फिर वहां के जो लीडर्स थे उन्होंने उसको किस तरीके से एकोमोडेट किया और बेल्जियम एक कैसे पीसफुल कंट्री बनी, एक यूनाइट कंट्री बनी, जो कि श्रीलंका नहीं बन पाई और श्रीलंका में आपको सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और मैं जो है सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आप लोगों के आंसर्स का रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे वीडियो में लगता है कि कुछ और भी इम्प्रूव करना चाहिए और कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, जिससे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कमेंट करें। मैं उन सारी चीजों को जो है ठीक करके और नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। और मेरा एडटेक से आप जुड़े रहें, ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर जो है आपको मिलेंगे। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।